हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल बलराम आईएएस एकेडमी में। और दोस्तों, मैं बलराम कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के जो अपना खास टॉपिक होने वाला है वो हमारा न्यायिक समीक्षा। हमारा टॉपिक लाने का खास मकसद यही होता है, चाहे हम किसी भी टॉपिक की बात करें, हमारा हमेशा से प्रयास यही होता है कि हम जो भी टॉपिक लेकर आएँ उससे जुड़े सारे प्रश्न आप समझ सकें और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसे देख सकें। और अगर जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया उस टॉपिक से अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, आप उसे 100% सही करके आओगे। ये प्रयास हमारा रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट में बताइए। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, इस टॉपिक से जुड़े अगर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है काफ़ी मात्रा में, क्योंकि आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स का जिक्र अगर हम करते हैं तो पॉलिटिक्स के लगभग सारे टॉपिक से प्रश्न होते हैं। ठीक है, आप किस बार कौन सा प्रश्न पूछ दें ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन अगर हम सारे टॉपिक को पढ़ लिए तो इसी टॉपिक से तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो अगर हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लिए तो प्रश्न छूटने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता प्रश्न छूटने का। तो मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है दोस्तों, और उसी कोशिश के आधार पे आज हम इस टॉपिक को भी पढ़ाएंगे, और कुछ इस अंदाज में कि जो बच्चे न्यायिक जो समीक्षा है, ये शब्द अनजान तो है नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको न्यायिक समीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और न्यायिक समीक्षा से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे भी गए हैं, मेंस में भी पूछा गया है और पीटी में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करेंगे, आप लोग इसे बारीकी से समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से इसे हम सरल भाषाओं में समझा सकें आपको। तो मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है। तो चलिए इसी कोशिश के आधार पर इस टॉपिक को शुरू करते हैं, न्यायिक समीक्षा। आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मेकिंग कैसे किया गया, इसको बनाया कैसे गया? तो भारतीय संविधान सिर्फ हमारे देशों के तथ्यों से मिलकर नहीं बना, बल्कि अनेक प्रकार के यानी विभिन्न, क्या बोल सकते हैं, विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से लगभग 10 कंट्रियों से तत्वों को लेकर हमारे भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लिखित, सबसे बड़ा लिखित और एक क्या है, दस्तावेज है। लिखित के मामले में ये क्या है, लिखित और शक्तिशाली भी है। इसके मामले में ये अमेरिका के लगभग बराबर आता है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान है जो लगभग सेम है, समतुल्य है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से ज़्यादातर जो तथ्य हैं अमेरिका से ही लेकर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो ये जो न्यायिक समीक्षा आप देख रहे हैं, ये न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति वास्तव में अमेरिका से ही हुआ है। न्यायिक समीक्षा एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का, न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है, उसका विकास और उत्पत्ति कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग आगे भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा आखिर होती क्या है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि न्यायिक समीक्षा क्या है, या आपके इंटरव्यू में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा बताइए कि न्यायिक समीक्षा जो वर्ड है, इस वर्ड का आप नाम सुने हैं? आप बोलेंगे जी बिल्कुल सुने, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, तो न्यायिक समीक्षा से तो आप छूटे नहीं होंगे। हर बच्चा बोलेगा कि हाँ पढ़े हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, न्यायिक समीक्षा क्या है और ये किस कदर से अपने शक्ति का उपयोग करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों का संवैधानिक तौर पे परीक्षण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा एक क्या है, एक संस्था है, हमारे देश की एक ऐसी संस्था है, हमारे देश के शासन व्यवस्था को चलाने वाली एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत न्यायालय है जो अपना हस्तक्षेप करती है। और न्यायालय में कौन, न्यायालय तो कई प्रकार का होता है, ऐसे मुख्य रूप से न्यायालय 2 प्रकार का, लेकिन एक न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इसमें मामला चलता है। यानी इस मामले में न्यायिक समीक्षा में कौन मुख्य रूप से कार्य करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
अपना दखल अंदाजी को दिखाता है। तो क्या करता है, अब हम इसका डिफिनेशन के तौर पे इसे कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे न्यायिक समीक्षा एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका, यानी हमारे देश के कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर विधायिका के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को संवैधानिक तौर पे परीक्षण करता है, जांच करने वाली एक क्या होती है, एजेंसी होती है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, इसके लिए एक इंग्लिश शब्द यूज किया जाता है, इंग्लिश वर्ड, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक समीक्षा। तो उम्मीद है कि आप लोग न्यायिक समीक्षा का परिभाषा आसानी पूर्वक देख सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो इसका जो उत्पत्ति है और विकास है ये अमेरिका से शुरू हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो शब्द है इसका उत्पत्ति है जो कहाँ से शुरू हुआ, ये अमेरिका से शुरू हुआ, इसका विकास होना। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भाई, तो ये किया था सबसे पहली बार इसका जो उत्पादन है वो उत्पादन ही प्रतिपादन, वही हुआ उत्पत्ति करना यानी इसको लागू करना। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये मारबरी बनाम मेडिसन के जटिल जो मुद्दे पर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। क्या हमने बताया कि न्यायिक समीक्षा का जो विकास और उत्पत्ति की बात करें तो न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का विकास और उत्पत्ति हुआ अमेरिका में। सबसे पहले इसको प्रतिपादन कब किया गया और किस मामले में किया गया, तो एक मारबारी बनाम मेडिसन एक जटिल मुद्दा था अमेरिका में। इसी मुद्दे के अंतर्गत मतलब इस शब्द का यानी न्यायिक समीक्षा जो व्यवस्था है उसको लागू किया गया और सबसे पहली बार जॉन मार्शल ने इसको क्या किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। जॉन मार्शल थे कौन, तो जॉन मार्शल यूएसए के तत्कालीन कौन थे, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। जॉन मार्शल अमेरिका के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार न्यायिक समीक्षा नामक शब्द का प्रतिपादन किया, इस व्यवस्था को लागू किया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से आएगा कि न्यायिक समीक्षा शब्द का उत्पत्ति और विकास कहाँ पे हुआ, अमेरिका में। सबसे पहली बार कब किया गया, सबसे पहली बार किसने किया, जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। जॉन मार्शल अमेरिका के कौन थे, तो अमेरिका के निवासी तो थे ही, साथ ही ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, आम लोग नहीं थे, ये अमेरिका के तत्कालीन क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कौन से मतलब कि मुद्दे के ऊपर इसका विकास हुआ, तो मारवाड़ी बनाम मेडिसन एक बहुत ही जटिल मुद्दा था, इसके अंतर्गत इसका क्या हुआ, उत्पत्ति होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें, जैसे आपको पता है कि भारत में शक्तियों का विभाजन 2 स्तर पे किया गया। भारत राज्य का जो शक्ति है उसका विभाजन 2 स्तर पे किया गया है। जैसे एक होता है संघ शासित प्रदेशों के लिए एक अलग शासन व्यवस्था होता है, जबकि एक राज्यों के लिए एक अलग व्यवस्था होता है। तो भारत के जो राज्य व्यवस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है और इस शक्ति के विभाजन के उल्लंघन को रोकने के लिए ही न्यायिक समीक्षा का प्रबंध किया गया। यानी केंद्र स्तर पे, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य है, इन दोनों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, इस शक्तियों को उल्लंघन ना हो, इसी संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या किया गया दोस्तों, उत्पत्ति किया गया, इसका प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। भारत का जो संविधान है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो न्यायिक समीक्षा है उसको शक्ति कौन देता है, तो भारतीय संविधान है जो स्वयं न्यायपालिका को, यानी इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा जो व्यवस्था है वो कौन लागू कर सकता है, तो न्यायपालिका।
भारत के संविधान न्यायपालिका को स्वयं है जो शक्ति प्रदान करता है। और न्यायपालिका में कौन सा, हमने बार बार बोले, आपके भी मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि न्यायपालिका आप बोल रहे हैं तो न्यायपालिका तो मुख्य रूप से दो स्तर का होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आपने तो बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर दोनों मिलकर। तो न्यायपालिका का यहाँ पे जिक्र करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये शक्ति है न्यायिक समीक्षा को लागू कराने का। क्योंकि हमने बताया राज्य और केंद्रों के बीच जो शक्ति का भी बंटवारा हुआ था, उस विभाजन में शक्तियों का उल्लंघन ना हो, इसी के संदर्भ में तो न्यायिक समीक्षा का तो उत्पत्ति किया गया था। तो आपको ये समझना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा लागू करने का जो पावर है वो न्यायालय के पास है। न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट करेंगे। देखिए, अब एक जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, वो क्या है, इसको जरा गौर कीजिएगा। न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान द्वारा, न्यायिक समीक्षा जो पावर है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, उसमें ना तो संविधान के द्वारा संशोधन किया जा सकता है और न ही इसको हटाया जा सकता है। यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वो तटस्थ है, क्या है, अस्थाई है। इसमें ना तो किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाएगा और न ही इसे बर्खास्त किया जाएगा, अर्थात इस सिस्टम को ना ही तो हटाया जाएगा। तो ये नोट की बातें हुआ। ठीक है, चलिए इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो इसे नोट कीजिए। देखिए, न्यायिक समीक्षा का आधार, अब हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, न्यायिक समीक्षा का आधार। न्यायिक समीक्षा का आधार, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, इसमें एक आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 13 का 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट न्यायिक समीक्षा की आधार है। यानी अनुच्छेद 13 का 2 में कहा गया कि भारत में न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट आधार है। यानी कि पूरी क्या कह सकते हैं कि पूरे क्या है, स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था को लागू किया गया, पूरे स्पष्ट रूप से। इसमें कोई भी डॉट नहीं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं कि न्यायिक समीक्षा को संविधान के द्वारा दबाया जा रहा है या कुछ भी। इसको स्पष्ट रूप से लागू किया गया, भारतीय संविधान के द्वारा इसको लागू किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक जो समीक्षा है इसको जमकर खुलासा किया गया है, इसका व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 13 का भाग 2 में ऐसा कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 13 का 2 में कहा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय जो न्यायिक समीक्षा है इसका उपयोग किया गया। भारत में जो न्यायिक समीक्षा का उपयोग है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ये दोनों का पावर होता है न्यायिक समीक्षा लागू करने का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कुछ जो मामला था, कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बार, आपके एग्जाम में आए प्रश्न कि सबसे पहले बार न्यायिक समीक्षा का उपयोग भारत में किसके द्वारा किया गया, कौन से न्यायालय के संस्थान द्वारा किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे पहले किया गया। कौन कौन से मामले में, तो कुछ मामले को देखते हैं। जैसे पहला जो मामला था वो था गोलकनाथ मामला। कौन था भाई, गोलकनाथ मामला। उसके बाद सेकंड जो मामला था वो था बैंक राष्ट्रीय मामला। बैंक राष्ट्रीय मामला में इसका उपयोग किया गया। थर्ड, प्रीवी पर्स उन्मूलन मामला। प्रीवी पर्स उन्मूलन मामला। उसके बाद फोर्थ है केशवानंद भारती मामला।
केशवानंद भारती मामला, आप लोग नाम सुन चुके होंगे इस मामले को। उसके बाद 5 है मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि गोलकनाथ मामला कब हुआ, ये हुआ 1967 में। उसके बाद बैंक राष्ट्रीयकरण मामला कब आया, 1970 में। प्रीबी पर्स उन्मूलन मामला कब आया, 1991 में। 1991 नहीं, 1971 में। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती जो मामला है वो कब आया, तो ये आया 1975 में। उसके बाद एक लास्ट है मिनर्वा मिल्स मामला, ये आया 1980 में। तो इस प्रकार के जो मामला था उसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा का शक्ति को दिखाने की कोशिश किया। तो सबसे पहले कौन से मामले के ऊपर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को दिखाया गया, तो गोलकनाथ मामला 1967 में, बैंक राष्ट्रीय मामला 1970 में, प्रीबी पर्स उन्मूलन मामला में 1971 में, केशवानंद भारती मामला 1975 में, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। ये 5 मामले के ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू किया। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे मात्रा में आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया समझिए इसको। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक हुआ था 99वां संविधान संशोधन, 2015 में हुआ था 99वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 2015 में। सबसे पहले तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि 99वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2015 में हुआ। और भारत में कुल 103 संविधान संशोधन अभी तक हो चुका है। ठीक है, 101 नहीं, 103। तो 99वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। इसके दौरान भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ये संशोधन अधिनियम 2014 था और एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग जिसको बोलते हैं NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम 2014, ठीक है, ये दोनों को असंवैधानिक करार दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 99वां संविधान संशोधन 2015 में जो 2014 में जो इसका 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, तो 2015 के अकॉर्डिंग ये जो 2014 में जो संशोधन किया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग, और एक और अधिनियम था जो कि 2014 में ही लागू हुआ था जिसका नाम था क्या था, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग हो गया एक पहला संस्थान। और दूसरा ये जो 14वां संविधान, ये जो 99वां संविधान संशोधन 2015 में 14वां बार जो क्या हुआ था, एक अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम यानी दोनों ये जो अधिनियम था, दोनों अधिनियम 2014 में हुआ था, ये दोनों अधिनियम को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार कहने का मतलब है कि इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया, इसको संविधान का दर्जा प्राप्त करने का जो गौरव प्राप्त था उसको छीन लिया गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसे आप क्या करें, इसको नोट करेंगे, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हमारा टॉपिक है न्यायिक समीक्षा का महत्व। न्यायिक समीक्षा का महत्व। न्यायिक समीक्षा का महत्व होता क्या है। सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, यानी संविधान का जो अपनी एक पहचान है, संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया गया। न्यायिक समीक्षा का उपयोग क्यों किया गया, संविधान के जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने के लिए। तो न्यायिक समीक्षा के महत्व में हम सबसे पहले लिखेंगे कि न्यायिक समीक्षा का महत्व होता है, न्यायिक समीक्षा का एक बहुत बड़ी महत्व है जो क्या करता है, संविधान की जो उच्चतम है यानी सर्वोच्चता है इसको बनाए रखता है।
सेकेंड, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी संघीय संतुलन कहने का मतलब क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बनाए रखता है। न्यायिक समीक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, राज्यों और केंद्रों के बीच जो संतुलन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमेशा ये कायम रखता, बनाए रखता है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया गया था। ठीक है, यानी बहुत ये जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छा रूल है। सबसे पहले तो ये विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है कि क्या वो अपना काम संविधान में दिए गए जितने भी उपबंध है उस उपबंध के आधार पे कर रहा है या फिर अपने सीमा को पार करके करता है। तो जब अपने सीमा को पार करके करता है तो उसमें ये दखल अंदाजी देता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा जहाँ तक पावर है, तुम्हारा जहाँ तक एरिया है, उसी एरिया में रहकर कार्य करो। ठीक है, उसके बाद है न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारा है न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र। आप लोग मेरा लिखावट पे ध्यान ना दें, अगर पता चलता है तो उसे देखकर लिखें, नहीं पता चलता है आप लोग क्या करें, जो हम बोलते हैं वहाँ पे से सुने, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट में हम बोर्ड पे क्या लिखेंगे, वो तो ऐसा ही लिखते हैं ताकि आपको पॉइंट समझ में आ सके। और मुझे जो लगता है कि नहीं ये पॉइंट लिखना चाहिए तो उसे हम बेहिचक लिखते हैं बोर्ड पे। अगर आपको हम ऐसा होता है कि हम बोल दिए, आप लोग नहीं ठीक से सुन पाए या फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि सर इसको फिर से बताइए थोड़ा क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र क्या होता है, कहता किसी विधायी अधिनियम या कार्यपालिका के जो आदेश है इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा है जो कितने आधार पे चुनौती दी जा सकती है, 3 आधार पे। सबसे पहले यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता, अगर विधायिका और कार्यपालिका है जो मौलिक जो अधिकार है अगर उसको उल्लंघन करता है तो ऐसे क्षेत्र में उसको चुनौती दे सकता है, उसके बीच में दखल अंदाजी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, कहता यह उस प्राधिकारी क्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है। यानी कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने क्षेत्र से बाहर होकर काम करने लगे तो ऐसे स्थिति में न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसके ऊपर लागू किया जा सकता है। उसके बाद यह संवैधानिक प्रावधानों से प्रतिकूल है, अगर विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसा काम करता है जो संविधान के प्रतिकूल हो। संविधान के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अपोजिट। संविधान में जो रूल रेगुलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता, उसके उपबंध के द्वारा काम नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रतिकूल वर्ड आया। प्रतिकूल का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे अपोजिट समझ जाते, एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। तो बच्चा कंफ्यूज है, सभी को पता कि प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, लेकिन अक्सर एग्जाम में ये देखा गया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्रतिकूल का मतलब वो समझ जाता कि ओ ये पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अनुकूल का मतलब समझता ये नेगेटिव है, नहीं, आप गलत समझ रहे। प्रतिकूल का मतलब होता है कि ये गलत है और अनुकूल का मतलब होता है सही है। ठीक है, यानी सही दिशा में अनुकूल, प्रतिकूल विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये समझना आपको। तो ये संविधान के प्रतिकूल जाने का मतलब क्या हुआ कि संविधान के नियम को ये खिलाफ है, संविधान के नियम को उल्लंघन करके अपने काम को कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कार्रवाई किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू किया जा सकता है। उसके बाद संविधान में न्यायिक समीक्षा का उपयोग, न्यायिक समीक्षा जो शब्द था इसका उपयोग कहीं नहीं हुआ। न्यायिक बहुत ही मतलब कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा तो इसको अपनाया गया है, न्यायिक समीक्षा को संविधान के द्वारा ही अपनाया गया, संविधान ने इसे दर्जा दिया, लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक शब्द कहीं पे नहीं लिखा गया। ठीक है, न्यायिक शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि क्या न्यायिक जो समीक्षा शब्द है इसका उपयोग भारतीय संविधान में कितने बार किया गया, तो आप लोग बोलेंगे 0 बार।
एक भी बार न्यायिक जो समीक्षा है इस शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में कितना बार किया गया है। जैसे आता ना, जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में भारत को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो 2 नामों से, हिंदुस्तान और भारत के, जो कि बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 32, इसको जरा रफ करते हैं। न्यायिक समीक्षा का हम लोग विषय क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 32, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो क्या होता है, नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में जाने का गारंटी करता है। यानी मौलिक जो अधिकार है, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अगर नागरिक है जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा, तो उसको न्याय देने की गारंटी किया जाता है। और साथ ही गारंटी तो करता है, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी शक्ति है कि वह इसके लिए निर्देश, आदेश अथवा न्यायादेश जारी कर सकता है। 3 पॉइंट जारी कर सकता है, निर्देश, आदेश और न्यायादेश। ठीक है, जारी कर सकता है। कब? जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटाता है, तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि उसे 100% न्याय देगा और उसके मौलिक अधिकारों को वापस ला कर देगा। ठीक है, ये कर्तव्य होता है। और शक्ति क्या होता है कि शक्ति इस समय न्यायपालिका है जो 3 प्रकार के जो बातें हैं वो जारी कर सकता है। पहला, निर्देश, आदेश और न्यायादेश, ये 3 पॉइंट जारी कर सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 32 में। अब है अनुच्छेद जो 131, अनुच्छेद 131 में क्या कहा गया? केंद्र और राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। यानी केंद्र और जो राज्य है, इसके अंदर, केंद्र और राज्य के अंदर जो विवाद होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। यानी केंद्र को जो अपना दर्जा दिया गया उसको दर्जा, और राज्य को जो अपना क्षेत्र दिया गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्रों को बताने की कोशिश करता है। ये जो न्यायिक समीक्षा है उसके अंतर्गत न्यायपालिका। कौन बताने का कार्य करता है? न्यायपालिका। क्योंकि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत काम कौन करता है? तो न्यायपालिका ही करता है। कौन कौन न्यायपालिका? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो, और हाई कोर्ट है वो। तो केंद्रों और राज्यों के जो अपना अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र को याद दिलाता है। अगर कुछ विवाद होता है, केंद्र या राज्य के बीच में जो विवाद होता है, उस विवाद को निपटारे के लिए उसके राज्य क्षेत्र को ये जिक्र करता है कि तुम्हारा क्षेत्र यहीं तक है, तुम इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। और साथ ही उसको समझाने की भी कोशिश करता है, उसको सलाह देने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी उसके मूल क्षेत्राधिकार को निश्चित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 135 में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट को किसी संविधान के पूर्व कानून के अंतर्गत संघीय न्याय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान से पहले का बनाया गया, यानी संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनाया गया है, उसको संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति को क्या करता है? प्रदान करता है। यानी जो कानून पहले लागू कर चुका है, मान लिया कि वो अब संविधान में नहीं है, तो ऐसे कानून को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास शक्ति होता है। वो चाहे तो इससे पहले वाले कानून को लागू कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, जो कोई कानून बना, ठीक है, संविधान में कोई कानून बना 2015 में, लेकिन 2016 में वो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना शक्ति होता कि 2015 में जो कानून लागू किया गया, वो कानून का यहाँ पे जिक्र वो कर सकता है। ठीक है, यानी पहले कानून का यहाँ पे जिक्र कर सकता है। उसके बाद एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 143। 143 के अकॉर्डिंग क्या है? राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर किसी संविधान पूर्व के वैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की शपथ मांगने के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट की
जो राय है वो मांगने के लिए अधिकृत करता है। यानी राष्ट्रपति को ये मतलब कि क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि किसी भी मामले में जो किसी भी कानून में कानून के तौर पे प्रश्न पूछने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में क्या कर सकता है? प्रश्न पूछने के लिए क्या है? अधिकृत है। और वो प्रश्न पूछने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकता है। ठीक है, यानी कोई विवाद हुआ, कोई कानून बना, तो उस कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ये जो राष्ट्रपति है वो पूछ सकता है कि ये कानून बनाने से क्या होगा और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसमें अपना राय भी दे। ठीक है, और किसी भी कानून पे वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक फाइनल अनुच्छेद है हमारा जो लास्ट है, वो है अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन में निर्देश, आदेश या रीट जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 226 में क्या करता है कि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट है जो रीट जारी करने की, हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। तो ये दो बातें आप लोग माइंड में सेटअप कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि अनुच्छेद कितने के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। तो ये था दोस्तों न्यायिक समीक्षा से जुड़े कुछ टॉपिक। इसमें जो अनुच्छेद आया, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226 और एक इससे पहले अनुच्छेद आया था अनुच्छेद 13 का 2। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद है। सारे अनुच्छेद को आप अगर पॉइंट बात समझते हैं और उसको कॉपी में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाकर उसको जब एक बार रिवाइज करेंगे, आपको पूरी ये गारंटी है दोस्तों कि आपको ज़रूर इस टॉपिक को समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे, और जब इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो इससे जुड़े आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है आप 100% सही कर लोगे। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आज का हमारा अपना क्लास। न्यायिक समीक्षा आपको समझ में आया कि नहीं? न्यायिक समीक्षा एक संस्थात्मक व्यवस्था होता है जिसका काम होता है विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए सभी कार्यों के ऊपर संवैधानिक तौर से परीक्षण करने का। यानी कार्यपालिका विधायिका सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसका देख रेख करने का काम होता है न्यायिक समीक्षा का। और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत काम कौन करता है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यही था हमारा न्यायिक समीक्षा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया कमेंट में बताएं, हम फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कोशिश सिर्फ करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनल हमें दीजिए इजाज़त, ताकि मैं इसी प्रकार से और भी आगे का वीडियो लेकर आपके लिए आऊँ और सारे प्रश्नों को क्लियर करा पाऊँ। तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।